नमस्कार। आप सभी का फिर से इस भूगोल की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में हमने भारत के भूगोल के संदर्भ में आपके परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको ध्यान में रखते हुए आपके सिलेबस का पहला बिंदु लिया था, जो कि भारत के भूगोल में है, भारत के भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेशों के टॉपिक से आपको एक प्रश्न जो पूछा जाता है वो प्रश्न कौन से भौतिक विभाग से पूछा जाएगा, किस तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा, वो सारी बात करते हुए हम चल रहे थे। और भारत को हमने मोटे तौर से अपने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से जिन भौतिक भागों में विभक्त किया था उनमें से सबसे पहले भौतिक भाग की हम बात कर रहे थे वो था उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। हमारी जो चर्चा चल रही थी कल वो भारत के भौतिक प्रदेशों की चल रही थी, और भारत के भौतिक प्रदेशों में हमने सबसे पहले कल बात की उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को सामान्यतः हमने 3 भागों में बांटा था। पहला ट्रांस हिमालय क्षेत्र, दूसरा हिमालय क्षेत्र या मुख्य हिमालय क्षेत्र, और तीसरा भाग था वो था पूर्वांचल की पहाड़ियां। ये 3 भाग हमने मोटे तौर पे किए थे। भारत के भौतिक विभागों की हम बात करें तो सबसे पहला भौतिक विभाग जो हम पढ़ रहे थे कौन सा? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में हमने अब तक ट्रांस हिमालय की बातें की है कि ट्रांस हिमालय कहाँ पर स्थित है, कौन कौन सी उसमें मुख्य पर्वत श्रेणियां हैं, जो हमने काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश की वहां पर बात की, और कुछ महत्वपूर्ण दर्रे, वहां की चोटियां और ग्लेशियर, इन सब के बारे में हमने चर्चा की। दूसरी बात हम आज यहाँ पर करेंगे हिमालय जो पर्वत श्रेणी है उसके बारे में। ट्रांस हिमालय के दक्षिण में आपको हिमालय पर्वत श्रेणी मिलती है, जो कि 3 समानांतर श्रेणियों के रूप में फैली हुई है। ये हिमालय कैसे बना है, क्या इसके निर्माण की प्रक्रिया है, कब बना है, कौन सी मुख्य श्रेणियां हैं, उन पर कौन सी मुख्य चोटियां हैं, कौन से दर्रे हैं, कौन से ग्लेशियर हैं, ये प्रश्न आपको फिर से पूछे जा सकते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों की हम यहाँ पर बात करते हुए चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर अपनी जो चर्चा होगी वो आज होगी किस पर? हिमालय पर। हिमालय की अवस्थिति की हम देखेंगे, हिमालय के निर्माण की प्रक्रिया की हम बात करेंगे। तो देखिए हिमालय जो पर्वत श्रेणी है उसका निर्माण कौन से काल में हुआ है, कहां पर हुआ है, ये सारी प्रक्रिया यहां पर देखिए। हिमालय की अवस्थिति की देखी जाए तो कल आपने जो ट्रांस हिमालय क्षेत्र देखा था उससे ट्रांस हिमालय क्षेत्र के दक्षिण में हम चलेंगे तो हमें यहां पर हिमालय पर्वत श्रेणी मिलेगी। कल आपने जो बात की थी उसमें यहां पर आपने देखा था ट्रांस हिमालय क्षेत्र, जिसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश ये पर्वत श्रेणियां थी। इनके दक्षिण में देखेंगे तो देखिए यहां पर आपको अगली जो पर्वत श्रेणी मिलेगी वो है हिमालय पर्वत श्रेणी, जो 3 समानांतर श्रेणियों के रूप में भारत के इन पश्चिमी भागों से पूर्वी भागों की ओर ऐसे 3 समानांतर श्रेणियों के रूप में फैली हुई है। इन तीनों श्रेणी की हम बात करेंगे, जिनमें से एक को कहा जाता है, सबसे उत्तरी श्रेणी को हम कहते हैं महान हिमालय, बीच वाली श्रेणी को हम कहते हैं लघु हिमालय, और सबसे दक्षिण में जो पर्वत श्रेणी है उसका नाम है क्या? शिवालिक। ये 3 प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। किस तरीके से इनका निर्माण हुआ है वो प्रोसेस हम यहाँ पर अभी देखेंगे। देखिए हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो पिछले 7 करोड़ वर्षों में हुआ है, अर्थात पिछले 7 करोड़ वर्षों से जो समय चल रहा है उसको हम कहते हैं कौन सा काल? टर्शियरी काल। हिमालय का निर्माण टर्शियरी काल में हुआ है। टर्शियरी कह दें या हम कह दें कौन सा? तृतीयक काल। टर्शियरी या तृतीयक काल में हिमालय का निर्माण हुआ है, और निर्माण की जो प्रक्रिया है वो कब शुरू हुई थी? आज से 7 करोड़ वर्ष पूर्व शुरू हुई थी, और तब से लेकर अब तक हिमालय अपने निर्माण की अवस्था में चल रहा है। हिमालय सबसे नया पर्वत है जिसका निर्माण अभी भी हो रहा है, अभी भी इसमें उत्थान हो रहा है। 7 करोड़ वर्ष पहले इसमें उत्थान होना शुरू हुआ था, तो टर्शियरी या तृतीय काल में इसका निर्माण होना शुरू हुआ। हिमालय के स्थान पर देखा जाए तो पहले एक सागर था जिसका नाम था क्या? टेथिस सागर। तो हिमालय की उत्पत्ति
किसके स्थान पर हुई है? टेथिस सागर के स्थान पर हुई है। किस तरीके से हिमालय बना है तो उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर स्थलखंड जो भी है पृथ्वी के ऊपर वो स्थिर नहीं रहे हैं, उनकी गति होती रही है और उसी गति के परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है। इसके लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में ये देखना पड़ेगा कि वर्तमान समय से पहले की अगर बात करें, आज से 30-35 करोड़ साल पहले की बात करें, तब यहाँ पर क्या स्थितियां रही होंगी। तो देखिए, उस समय की यदि बात की जाए तो इस पृथ्वी के ऊपर, जैसे वेगनर अपनी थ्योरी में बताता है कि पुराने समय में केवल एक ही स्थलखंड था जिसका नाम था क्या? पेंजिया। और पेंजिया के चारों तरफ एक विशाल जलराशि थी जिसका नाम था क्या? पेंथालासा। एक ही महासागर था पेंथालासा नाम से और एक ही महाद्वीप था जिसका नाम था क्या? पेंजिया। आगे चलकर ये पेंजिया टूट गया, इसके दो टुकड़े हो गए। उत्तरी टुकड़े का नाम था अंगारालैंड और जो दक्षिणी टुकड़ा था उसका नाम था गोंडवानालैंड। इस उत्तरी टुकड़े, उत्तरी खंड अंगारालैंड से उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया, यूरोप और एशिया का निर्माण हुआ और दक्षिणी खंड तो जो था गोंडवानालैंड, उससे दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ। आगे चलकर गोंडवानालैंड का जो एक खंड था प्रायद्वीपीय भारत, वो उत्तर की ओर गति करता हुआ यूरेशिया के खंड से आकर टकराया और यूरेशिया के खंड और प्रायद्वीपीय भारत का जो खंड था उनके बीच में जो टेथिस सागर था उसके ऊपर दबाव पड़ा। टेथिस सागर में जो नदियां गिर रही थी वो अवसादों का जमाव कर रही थी। धीरे धीरे टेथिस सागर पूरी तरीके से अवसादों से भर गया था और उसके बाद में प्रायद्वीपीय भारत और यूरेशिया के खंड आपस में टकराए तो उस टेथिस सागर की मिट्टी ऊपर उठ गई और उससे निर्माण हुआ किसका? हिमालय का। तो इस प्रोसेस को यदि हम देखें तो देखिए, आगे चलकर ये जो पेंजिया था, इस पेंजिया से जो खंड हम यहां पर देखेंगे तो देखिए, एक तरफ इस पेंजिया से बन गया था उत्तरी अमेरिका, एक तरफ इस पेंजिया से बना था, इस अंगारालैंड से बना था यूरेशिया। ये यूरेशिया का खंड था। इसके दक्षिण में देखें तो यहां पर दक्षिण अमेरिका, ये अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और ये प्रायद्वीपीय भारत, ये सारे खंड बने थे गोंडवानालैंड के और ऊपर वाले खंड बने थे किसके? अंगारालैंड के। और दोनों के बीच में यहाँ जो जलराशि थी, जो दोनों के बीच में यहाँ पर जो पानी था, उस पानी को हम जानते हैं किस नाम से? टेथिस सागर के नाम से। तो देखिए, यूरेशिया और दक्षिण के इन खंडों के बीच में टेथिस सागर था। भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत का खंड है वो यहां से गति करता हुआ आगे बढ़ा और यहां पर यूरेशिया के दक्षिण में आकर पहुंचा। इस समय तक की बात की जाए तो टेथिस सागर में नदियों ने अवसाद जमा किए और उन अवसादों से टेथिस सागर पूरी तरीके से भर चुका था। उसके बाद में यूरेशिया और भारत के इन खंडों की टक्कर से टेथिस में जो भी अवसाद या मिट्टी जमा की गई थी वो दबाव से ऊपर उठी और उसके ऊपर उठने से हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ। उत्थान की यह प्रक्रिया 3 क्रमिक चरणों में हुई जिसके कारण 3 पर्वत श्रेणियां बनी। सबसे पहले महान हिमालय, फिर लघु हिमालय और फिर शिवालिक। तो ये थोड़ी सी बातें हैं जो हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में आपको पूछी जा सकती हैं कि हिमालय किस से बना है, कब बना है, इसके स्थान पर पहले क्या था, और उसके बाद में हिमालय की जो सामान्य विशेषताएं हैं उनके ऊपर आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, कल की क्लास में हमने भारत के उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में, जिसके हमने 3 भाग किए हैं, ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वांचल की पहाड़ियां, उनमें से हमने ट्रांस हिमालय की बात कल कर ली थी और आज हम बात करेंगे किसकी? हिमालय की। तो आज का अपना आप टॉपिक डाल लीजिए हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत के बारे में हमें क्या लिखना है, कौन सी महत्वपूर्ण बातें जो परीक्षा में पूछी जाती हैं, वो सारी बातें आप नोट करते जाइए। हिमालय पर्वत के संदर्भ में हम सबसे पहले इसकी अवस्थितिकी की बात करेंगे और बाद में हम देखेंगे कि इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। तो उत्पत्ति और अवस्थितिकी और उसके बाद में हम इसके पूरे विस्तार की यहां पर चर्चा करते हुए चलेंगे। लिखिए, हिमालय के स्थान पर, हिमालय के स्थान पर 7 करोड़ वर्ष पहले, 7 करोड़ वर्ष पहले टेथिस सागर था। हिमालय के स्थान पर 7 करोड़ वर्ष पहले
टेथिस सागर था। आगे चलकर इस टेथिस सागर में नदियों द्वारा अवसादों का जमाव किया गया। आगे चलकर इस टेथिस सागर में नदियों द्वारा अवसादों का जमाव किया गया, जिससे टेथिस सागर भर गया, अगला बिंदु, इसके बाद प्रायद्वीपीय भारत एवं यूरेशिया के स्थलखंडों की आपस में टक्कर से प्रायद्वीपीय भारत एवं यूरेशिया के स्थलखंडों की आपस में टक्कर से टेथिस सागर के अवसाद वलित होने का मतलब है मुड़ना, वलित होकर या हम कह दें मुड़कर ऊपर उठ गए। टेथिस सागर के अवसाद वलित होकर ऊपर उठ गए, जिससे हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। आगे की हम ये बात करेंगे कि ये निर्माण का काम हुआ कब। तो काल की यदि बात करें तो पिछले 7 करोड़ वर्षों में ये उत्थान का काम हुआ है, और पिछले 7 करोड़ वर्षों के समय को हम कहते हैं कौन सा काल, टर्शियरी काल या तृतीय काल। लिखिए अगला बिंदु, हिमालय के उत्थान की यह प्रक्रिया पिछले 7 करोड़ वर्षों में टर्शियरी काल में ब्रैकेट में लिख लीजिए तृतीय काल, टर्शियरी काल नाम आए चाहे तृतीय काल। उत्थान की यह प्रक्रिया पिछले 7 करोड़ वर्षों में टर्शियरी काल में हुई है। तो देखिए हिमालय टेथिस सागर के स्थान पर बना है, कब बना है, पिछले 7 करोड़ वर्षों में बना है, और उत्थान की प्रक्रिया आज भी जारी है। उत्थान का जो काम हुआ वो 3 चरणों में हुआ। पहली चरण में महान हिमालय का निर्माण हुआ, दूसरे चरण में लघु हिमालय का निर्माण हुआ, और तीसरे चरण में शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। लिखिए अगला बिंदु, हिमालय के उत्थान की प्रक्रिया 3 चरणों में हुई है। 3 चरणों में हुई है। पहले चरण में महान हिमालय कौमा, दूसरे चरण में लघु हिमालय, एवं
तीसरे चरण में एवं तीसरे चरण में शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। तीसरे चरण में शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। तो देखिए, इस तरीके से टर्शियरी काल में 3 चरणों में हिमालय के निर्माण की प्रक्रिया हुई। महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक का निर्माण हुआ। अब प्रत्येक श्रेणी से आपको कुछ बातें पूछी जाती हैं। महान हिमालय से, लघु हिमालय से, शिवालिक से, इनकी अवस्थिति क्या है, कहाँ पर ये फैले हुए हैं, किस आकृति में फैले हुए हैं, इनकी पर्वत चोटियों के बारे में भी आपको बहुत सारी बातें इस पर पूछी जाती हैं। तो देखिए, एक एक श्रेणी की हम यहाँ पर बात करेंगे। हिमालय कहाँ पर अवस्थित है, कौन सी महान हिमालय श्रेणी में कौन सी मुख्य चोटियां, ये सारी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। आगे महान हिमालय की चर्चा हम यहाँ पर शुरू करेंगे। और यदि पूरी हिमालय पर्वत श्रेणी की हम अवस्थिति की देखें तो इस तरफ जो नदी है वो है सिंधु नदी, और इस तरफ इसकी पूर्वी सीमा की ओर यहाँ जो नदी है वो कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी, इन दोनों की घाटियों के बीच में हिमालय श्रेणी 3 समानांतर पर्वत श्रेणियों के रूप में एक चाप की आकृति में फैली हुई है। ऐसी आकृति के संदर्भ में भी आपको प्रश्न पूछा जाता है। और लगभग हम लंबाई देखें तो सिंधु नदी की घाटी से ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी के बीच में लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में हिमालय पर्वत श्रेणी फैली हुई है, जिसमें सबसे उत्तर में महान हिमालय, उसके दक्षिण में लघु हिमालय और उसके दक्षिण में आपको मिलती है कौन सी, शिवालिक। ये तीनों श्रेणियां यहाँ पर भारत के उत्तरी किनारे पर फैली हुई है। तो लिखिए आकृति पर जो अगला प्रश्न पूछा जाता है, लिखिए अगला बिंदु, हिमालय पर्वत श्रेणी, हिमालय पर्वत श्रेणी पश्चिम में सिंधु नदी की घाटी से, पश्चिम में सिंधु नदी की घाटी से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी के बीच, पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी के बीच 2400 किलोमीटर की लंबाई में, 2400 किलोमीटर की लंबाई में एक चाप या धनुष की आकृति में, चाप या धनुष की आकृति में फैली हुई है। चाप या धनुष की आकृति में फैली हुई है। और देखिए, कुल मिलाकर विस्तार देखा जाए तो 3 पर्वत श्रेणियों के रूप में है। कौन कौन सी, महान हिमालय, लघु हिमालय और तीसरी कौन सी है, शिवालिक के रूप में। लिखिए अगला बिंदु, सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे कौन सी पर्वत श्रेणी की, महान हिमालय की। तो हेडिंग डालिए अपना हिमालय में, पहला बिंदु महान हिमालय, महान हिमालय। लिखिए महान हिमालय के सामने, ये है सबसे उत्तर में, सबसे उत्तर में स्थित पर्वत श्रेणी है, स्थित पर्वत श्रेणी है जो यहां पर इसके पश्चिमी किनारे पर देखें तो एक पर्वत चोटी है जिसका नाम है क्या, नंगा। और पूर्वी किनारे पर देखें तो यहां पर एक पर्वत चोटी है जिसका नाम है नामचा बरवा। तो नंगा से लेकर नामचा बरवा तक ये फैली हुई है, जो पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर, जो पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा चोटी तक, नामचा बरवा चोटी तक फैली हुई है, नामचा बरवा चोटी तक फैली हुई है। ऊंचाई की यदि हम बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई हमें मिलती है 6000 मीटर से भी ज्यादा है, लगभग 6100 मीटर। लिखिए इसकी औसत ऊंचाई
इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। और देखिए ऊंचाई बहुत ज्यादा है और बहुत ऊंची पर्वत चोटियां भी आपको इस महान हिमालय श्रेणी में देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी मुख्य पर्वत चोटियां हैं, ये आपको यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए महान हिमालय श्रेणी में जो मुख्य पर्वत चोटियां हैं वो इस समय आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही हैं। यहाँ पर एक किसी चोटी का प्रश्न आपको कई बार पूछ लिया जाता है। तो देखिए यहाँ महान हिमालय की प्रमुख चोटियां आपको दिखाई गई हैं। हम सबसे पश्चिमी बिंदु से चलें तो देखिए कश्मीर की तरफ आप यहाँ पर देखोगे तो ये पर्वत चोटी आपको दिख रही है, कौन सी, नंगा। और सबसे पूर्वी किनारे पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको पर्वत चोटी दिख रही है, कौन सी, नामचा बरवा। तो नंगा से लेकर नामचा बरवा तक इस पूरे एरिया में आपको बहुत सारी ऊंची पर्वत चोटियां देखने को मिलती है जिनकी ऊंचाई 7000 मीटर से भी अधिक है। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी भी आपको यहाँ पर महान हिमालय पर्वत श्रेणी में देखने को मिलती है। एक बार सबकी हम अवस्थिति की देखेंगे तो देखिए पश्चिम से चलने पर आपको जम्मू कश्मीर में यहाँ पर देखने को मिलती है, कौन सी, नंगा चोटी। उससे आगे चलेंगे तो देखिए उत्तराखंड में यहाँ पर महत्वपूर्ण चोटियां हैं, ये केदारनाथ। उसके आगे चलेंगे पूर्व में ये बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के आगे पूर्व में चलेंगे तो ये कामेट। कामेट से आगे और पूर्व में चलेंगे तो ये त्रिशूल। त्रिशूल से आगे चलेंगे तो ये उत्तराखंड के इस किनारे पर नंदा देवी। ये चोटियां आपको मिलती हैं किसमें, उत्तराखंड में, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कामेट, त्रिशूल और नंदा देवी। उससे आगे चलेंगे तो ये सारा भाग है नेपाल का। नेपाल में आपको यहाँ पर मिलती है धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसलू, गौरीशंकर। और उसके आगे चलेंगे तो एवरेस्ट। एवरेस्ट जो यहाँ पर महान हिमालय में स्थित पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, नेपाल में स्थित है, महान हिमालय की। यहाँ पर एवरेस्ट से आगे चलेंगे तो यहाँ मकालू। उसके आगे चलेंगे तो सिक्किम राज्य में आपको मिल रही है यहाँ पर कौन सी, कंचनजंगा। कंचनजंगा 8598 मीटर ऊंची है और ये हिमालय श्रेणी में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी हमने कल बात की थी किसमें, यहाँ पर ये जो काराकोरम श्रेणी है इसमें K2 या जिसको हम कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन हिमालय में स्थित या महान हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो कौन सी है, फिर कंचनजंगा है। ये सिक्किम में स्थित है। यहाँ पर K2 की अगर बात करें तो वो ट्रांस हिमालय में है और कंचनजंगा की हम बात करें तो ये हिमालय की महान हिमालय पर्वत श्रेणी में है। ये है K2 ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी में है, जबकि कंचनजंगा की हम बात करें तो ये हिमालय की महान हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। और इस दृष्टि से ये हिमालय की भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी आती है, कौन सी, कंचनजंगा। केवल ऐसा पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी तब कौन सी है, K2 या गॉडविन ऑस्टिन। कंचनजंगा से आगे चलेंगे तो यहाँ पर भूटान में चौमलहारी, कोलाकांगड़ी आपको मिलते हैं। और अरुणाचल प्रदेश में चलेंगे तो यहाँ पर नामचा बरवा। ये सब महान हिमालय की प्रमुख चोटियां हैं। लेकिन इन सब का आपको प्रश्न नहीं किया जाता है। इनमें से 4-5 चोटियां बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उन्हीं का ही प्रश्न आपको लगभग परीक्षा में पूछा जाता है, तो उनको हम थोड़ा स्पेशल देख लेते हैं। देखिए इनमें से जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये 4-5 चोटियां हैं। जम्मू कश्मीर में यहाँ पर देखेंगे तो नंगा पर्वत है जिसकी ऊंचाई है 8126 मीटर। इसके आगे चलेंगे तो उत्तराखंड में सबसे महत्वपूर्ण चोटी है नंदा देवी जिसकी ऊंचाई है 7817 मीटर। इसके आगे चलेंगे तो नेपाल में यहाँ पर आपको मिलती है एवरेस्ट, जो विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है 8848 मीटर। इसके आगे चलेंगे तो सिक्किम में आपको मिलती है कंचनजंगा, 8598 मीटर ऊंची है। और इसके आगे चलेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में मिलती है नामचा बरवा, जो 7756 मीटर ऊंची है। ये महान हिमालय की कुछ महत्वपूर्ण चोटियां हैं। इनमें से आपको प्रश्न पूछा जाता है, कई बार ऊंचाई के आधार पर पूछ लिया जाता है, कई बार इनका पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हुए, पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हुए क्रम पूछ लिया जाता है। तो देखिए पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगे तो पहले आएगी नंगा, फिर नंदा देवी, फिर एवरेस्ट, फिर कंचनजंगा और फिर नामचा बरवा। इस तरीके से आपको ये क्रम में देखने को मिलेंगे। इन महत्वपूर्ण चोटियों के बारे में हम यहाँ पर लिखते हैं। चलिए लिखिए, महान हिमालय की प्रमुख चोटियां, बिंदु लिखिए, महान हिमालय की प्रमुख चोटियां।
महान हिमालय की प्रमुख चोटियों में ऊंचाई के अनुसार हम बात करते हुए चलें तो सबसे पहले लिखिए एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। ब्रैकेट में ऊंचाई लिखिए 8,848 मीटर, 8,848 मीटर। सामने देश का नाम लिख लीजिए नेपाल, नेपाल। और इसके सामने लिखिए विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी। एवरेस्ट के बाद में नेक्स्ट दूसरी लिखिए कंचनजंगा। एवरेस्ट के बाद में अगली चोटी लिखिए कंचनजंगा। कंचनजंगा के ब्रैकेट में उसकी ऊंचाई लिखिए 8,598 मीटर, 8,598 मीटर। और सामने ये भारत में स्थित है तो राज्य का नाम लिख लीजिए सिक्किम, सिक्किम। और चूंकि ये हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है इसलिए सामने विवरण लिख लीजिए हिमालय में स्थित, कंचनजंगा के सामने ही लिख लीजिए हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी। और जबकि आपको ऐसा पूछा जाए केवल भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तब आपको बतानी है कौन सी, K2। और हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो कौन सी बतानी है, कंचनजंगा। कंचनजंगा के बाद में नेक्स्ट लिखिए नंगा पर्वत, कंचनजंगा के बाद में लिखिए यहां पर नंगा पर्वत। ब्रैकेट में ऊंचाई लिखिए 8,126 मीटर, 8,126 मीटर। और सामने राज्य का नाम लिख लीजिए जम्मू कश्मीर, 8,126 मीटर जम्मू कश्मीर। नंगा के बाद में नेक्स्ट लिखिए अगली महत्वपूर्ण चोटियों में नंदा देवी, नंदा देवी। नंदा देवी की ऊंचाई लिखिए 7,817 मीटर, 7,817 मीटर। और सामने राज्य लिखिए उत्तराखंड, 7,817 मीटर उत्तराखंड। और उसके बाद में इन 4-5 चोटियों में जो कम ऊंचाई वाली है उसका नाम लिखिए नामचा बरवा, नामचा बरवा। ब्रैकेट में ऊंचाई लिखिए 7,756 मीटर, 7,756 मीटर। और राज्य लिखिए अरुणाचल प्रदेश, 7,756 मीटर अरुणाचल प्रदेश। ये महान हिमालय की प्रमुख चोटियां हैं, ऊंची चोटियां हैं। क्रम अगर आपको इनका ऊंचाई के अनुसार पूछ लिया जाए तो देखिए बीच में बहुत सारी चोटियां हैं जिनकी हमने पहले बात की थी, यहां पर हमने उनको नहीं लिखा है। परीक्षा की दृष्टि से आपको वो ज्यादा नहीं पूछी जाएंगी और जो नेपाल में स्थित है उनका पूछने का चांस कम है। भारत में स्थित ऊंची चोटियों में से प्रश्न आता है आपके लिए तो देखिए विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो एवरेस्ट है उसके बाद में देखा जाए तो भारत में यहाँ पर आपको मिलती है कंचनजंगा जो हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा का प्रश्न आ सकता है, कश्मीर में नंगा पर्वत का आ सकता है, उत्तराखंड में नंदा देवी का और अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा का। इनका प्रश्न ज्यादा आता है तो इन 4 को हमने यहां पर विशेष रूप से देखा भारत की चोटियों के रूप में। महान हिमालय की जो प्रमुख चोटियां हैं इन चोटियों का प्रश्न आता है और कई बार आपको महान हिमालय के दर्रों का प्रश्न भी आता है। तो दूसरी बात हम यहां पर पढ़ेंगे, आपको दर्रों का प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि महान हिमालय में कौन कौन से पास हैं जो दर्रे हैं जो एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ते हैं। यहाँ पर लगभग 10-12 नाम आपके सामने आएंगे लेकिन उनमें से कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे, उन दर्रों को आपको विशेष रूप से देखना है। हम प्रत्येक राज्य की यहाँ पर बात करते हुए चलेंगे। देखिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर के एरिया को आप देखेंगे तो इस दर्रे का नाम है बुर्जिल। इससे थोड़ा हम पूर्व में चलेंगे तो इस दर्रे का नाम है जोजिला और जोजिला से हम थोड़ा पूर्व में चलेंगे तो इस दर्रे का नाम है क्या, पेंसिला। आगे हिमाचल प्रदेश में आप चलोगे तो हिमाचल प्रदेश में ये जो दर्रा है इसका नाम है बरालाचा। हिमाचल प्रदेश के किनारे पर यहाँ पर आपको मिलता है कौन सा,
सिपकीला। इससे आगे चलेंगे तो ये उत्तराखंड राज्य है, और उत्तराखंड में आप पश्चिम से पूर्व की ओर आओगे तो सबसे पहले आएगा थागाला, फिर उसके पूर्व में मानाला, फिर उसके पूर्व में नीतीला, और उसके पूर्व में मिलता है लिपू लेखला। इसके आगे चलेंगे तो ये आ गया नेपाल। नेपाल से आगे चलें तो सिक्किम में यहाँ पर ये है नाथुला और जेलेपला। उसके बाद में ये भूटान है। भूटान से आगे चलेंगे तो यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश में बुमला, बोमडीला और यांगयाप। ये मुख्य दर्रे हैं जो आपको महान हिमालय श्रेणी में मिलते हैं, विभिन्न स्थानों को आपस में जोड़ने वाले दर्रे हैं। अब इनमें से कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं जो विभिन्न स्थानों को जोड़ रहे हैं, उन दर्रों के बारे में आपको विशेष रूप से देखना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर राज्य की। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे आपको मिल रहे हैं। सबसे पहले इस दर्रे को देखिए, और इस दर्रे का नाम है क्या, बुर्जिल। बुर्जिल दर्रे की स्थिति यहां पर है। बुर्जिल दर्रे की स्थिति देखें तो ये महान हिमालय श्रेणी में स्थित है। महान हिमालय के दक्षिण में यहाँ पर ये जो आपको शहर दिख रहा है ये है श्रीनगर। इस पूरे एरिया को हम कश्मीर घाटी कहते हैं। यहाँ पर श्रीनगर से आप ऊपर की तरफ जाओगे और यदि आप बुर्जिल दर्रे को पास करते हैं तो आप इस एरिया में पहुंच जाओगे, और इस एरिया का नाम है गिलगित। तो बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित जाने का मार्ग आपको प्रदान करता है। इसी तरीके से बुर्जिल से हम थोड़ा इस तरफ चलें तो ये है कौन सा, जोजिला। श्रीनगर से आप जोजिला दर्रे को पार करते हुए आगे जाओगे तो पहुंचेंगे कहां पर, करगिल और लेह की ओर जा सकते हैं। और ऐसा ही यदि आप पेंसिला दर्रे को पार करते हुए जाएंगे तो भी करगिल और लेह की तरफ जा सकते हैं। तो देखिए जम्मू कश्मीर में आपको बुर्जिल, बुर्जिल के अलावा जोजिला और पेंसिला, ये कुछ मुख्य दर्रे आपको मिलते हैं। कहां पर, जम्मू कश्मीर राज्य में, जो श्रीनगर को ऊपर के भागों से जोड़ते हैं। ये बातें आपको पूछी जा सकती हैं, तो प्रत्येक राज्य के हिसाब से हम यहां पर दर्रों की लोकेशन लिखेंगे। लिखिए अगला बिंदु, महान हिमालय के प्रमुख दर्रे। हेडिंग डालिए, महान हिमालय के प्रमुख दर्रे। और महान हिमालय के प्रमुख दर्रों में सबसे पहले राज्य का नाम लिख लीजिए, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में हमें तीन महत्वपूर्ण दर्रों की बात करनी है, बुर्जिल, जोजिला और पेंसिला। तो सबसे पहला लिखिए बुर्जिल। सबसे पहले दर्रे का नाम लिखिए बुर्जिल, और बुर्जिल के सामने देखिए बुर्जिल यहां महान हिमालय में स्थित है। बुर्जिल के दक्षिण में ये कश्मीर घाटी है जिसमें श्रीनगर है, यहां पर महान और लघु हिमालय के बीच में। तो श्रीनगर से जैसे ही उत्तर की ओर चलेंगे तो बुर्जिल को पार करेंगे, और बुर्जिल को पार करते हुए इस एरिया में पहुंचेंगे जिसका नाम है क्या, गिलगित। तो बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को किससे जोड़ता है, गिलगित से जोड़ता है। लिखिए बुर्जिल दर्रे के सामने श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। ये तो बात हुई बुर्जिल की। अब यहां पर श्रीनगर से ऊपर की तरफ देखेंगे तो महान हिमालय में यहां पर आपको दो दर्रे दिख रहे हैं, जोजिला और पेंसिला। इनको पार करेंगे तो आप पहुंच जाओगे महान हिमालय के उत्तर में कौन सी जगह, कारगिल और लेह। इनकी तरफ यदि आपको जाना है तो आप जोजिला और पेंसिला को पार कर सकते हैं यदि आप श्रीनगर से कारगिल और लेह की तरफ जाना चाहते हैं। तो लिखिए अगला दर्रा जम्मू कश्मीर में जोजिला। लिखिए जोजिला, और जोजिला के सामने लिखिए श्रीनगर को करगिल व लेह से जोड़ता है। श्रीनगर को करगिल व लेह से जोड़ता है। और जोजिला के थोड़ा हम पूर्व में चलेंगे तो अगले दर्रे का नाम है क्या, पेंसिला। तो पेंसिला से होकर भी आप करगिल और लेह की तरफ जा सकते हैं। तो लिखिए नेक्स्ट पेंसिला। और पेंसिला के सामने लिखिए श्रीनगर को करगिल व लेह से जोड़ता है।
श्रीनगर को करगिल व लेह से जोड़ता है। पेंसिला के सामने भी लिखिए, श्रीनगर को करगिल व लेह से जोड़ता है। तो ये तो बात हुई जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में यहां पर महान हिमालय श्रेणी में आपको बुर्जिल, जोजिला और पेंसिला की बात करनी है। यहाँ बुर्जिल है, ये जोजिला है और ये है पेंसिला। इनके दक्षिण में ये कश्मीर घाटी है जिसमें श्रीनगर स्थित है, और इससे ऊपर की तरफ चलेंगे तो यहाँ गिलगित है, ये करगिल एरिया है, ये लेह है। इनकी तरफ आपको जाना है, तो ये रास्ते हुए। अब इससे आगे चलेंगे तो यहाँ पर आ जाता है हिमाचल प्रदेश राज्य। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है कौन सा? हिमाचल प्रदेश राज्य। तो देखिए हिमाचल प्रदेश में आपको कौन कौन से दर्रे मिलते हैं। हिमाचल प्रदेश में चलेंगे तो यहाँ पर ये जो दर्रा आपको मिल रहा है, नाम है क्या? बारालाचा। बारालाचा। और बारालाचा से आगे चलेंगे तो यहाँ पर ये जो दर्रा मिल रहा है, इसका नाम है क्या? शिपकीला। तो आपको यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में दो दर्रों के नाम दिखने में रखने हैं, एक बारालाचा और दूसरा शिपकीला। अब देखिए यहाँ पर बारालाचा किसको जोड़ता है? हिमाचल प्रदेश में महान हिमालय के दक्षिण में यहाँ पर ये जो घाटी है, इसका नाम है लाहौल स्पीत। कौन सी घाटी है? लाहौल स्पीत घाटी। लाहौल स्पीत घाटी को ऊपर की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर बारालाचा दर्रा, और इसको पार करते हुए पहुंचेंगे कहां पर? लेह। तो आपको लाहौल स्पीत घाटी से लेह की ओर जाना है तो कौन सा दर्रा है? बारालाचा दर्रा है। और यदि आप तिब्बत की ओर जाना चाहते हैं, कैलाश मानसरोवर पर्वत की ओर जाना चाहते हैं, तब आपके लिए कौन सा दर्रा काम आएगा? शिपकीला। तो हिमाचल प्रदेश के दो दर्रों के बारे में हमें यहां पर लिखना है। हिमाचल प्रदेश में पहला दर्रा लिखिए बारालाचा। हिमाचल प्रदेश में पहला दर्रा लिखिए आप बारालाचा। और बारालाचा के सामने लिखिए हिमाचल प्रदेश की लाहौल स्पीत घाटी को, लाहौल स्पीत घाटी को, ये लाहौल स्पीत जिला है यहां पर हिमाचल प्रदेश में, लाहौल स्पीत घाटी को लेह से जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश की लाहौल स्पीत घाटी को लेह से जोड़ता है। और यदि हम इस तरफ तिब्बत की ओर निकलना चाहें तब कौन सा दर्रा है? शिपकीला। तिब्बत में यहाँ पर आपको पर्वत श्रेणी मिलती है कैलाश, जिस पर मानसरोवर झील है। तो कैलाश मानसरोवर की ओर आप जाना चाहते हैं तो शिपकीला दर्रा है, और इसी दर्रे से होकर एक नदी भारत में प्रवेश करती है जिसका नाम है कौन सी? सतलज। तो सतलज नदी शिपकीला दर्रे को पार करते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य में आती है तिब्बत की ओर से। लिखिए अगला दर्रा हिमाचल प्रदेश में शिपकीला। शिपकीला। और शिपकीला के सामने लिखिए हिमाचल प्रदेश को तिब्बत के कैलाश मानसरोवर से, हिमाचल प्रदेश को तिब्बत के कैलाश मानसरोवर से जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश को तिब्बत के कैलाश मानसरोवर से जोड़ता है। और इसी दर्रे से एक नदी भारत में प्रवेश कर रही है, कौन सी? सतलज। लिखिए इसी दर्रे से होकर सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। तो देखिए जम्मू कश्मीर में आपने यहां पर तीन महत्वपूर्ण दर्रे देखे महान हिमालय श्रेणी के, कौन से? बुर्जिल, जोजिला और पेंसिला। हिमाचल प्रदेश में हमने देखा बारालाचा और शिपकीला। बारालाचा लाहौल स्पीति को लेह से जोड़ता है, जबकि शिपकीला से होकर आप जाएंगे तो तिब्बत के कैलाश मानसरोवर की ओर जा सकते हैं। और शिपकीला दर्रे से होकर जो नदी भारत में आती है वो कौन सी आती है? सतलज नदी भारत में आती है।
अब सिपकिला दर्रे से आगे चलेंगे तो उत्तराखंड आ गया, और उत्तराखंड में यहाँ पर 4 महत्वपूर्ण दर्रे हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगे तो सबसे पहले थागाला, फिर मानाला, फिर नीतीला और फिर लिपुलेखला। इन सब दर्रों को आप पार करोगे तो आप तिब्बत एरिया में पहुंचोगे, जहां पर कैलाश मानसरोवर है, उसी एरिया में आप पहुंच जाओगे। तो आप केदारनाथ, बद्रीनाथ या अन्य दर्शनीय स्थल जो भी यहाँ पर उत्तराखंड के हैं, उनसे कैलाश मानसरोवर की ओर जाना चाहते हैं तो थागा, माना, नीति और लिपुलेख, इन दर्रों को आप पार कर सकते हैं। लिखिए, अगले दर्रे लिखने हैं हमें उत्तराखंड के। उत्तराखंड में स्थित जो महान हिमालय के दर्रे हैं उनके बारे में लिखना है, और 4 दर्रों का नाम एक साथ ही लिखना है आपको। लिखिए, पहला थागाला, थागाला। दूसरा लिखिए मानाला, दूसरा लिखिए मानाला। तीसरा लिखिए नीतीला, नीतीला। और चौथा लिखिए लिपुलेखला। थागाला, मानाला, नीतीला और लिपुलेखला। और इनके सामने लिख लीजिए उत्तराखंड को, उत्तराखंड को तिब्बत के कैलाश मानसरोवर से, उत्तराखंड को तिब्बत के कैलाश मानसरोवर से जोड़ते हैं। उत्तराखंड को तिब्बत के कैलाश मानसरोवर से जोड़ते हैं। ये स्थिति हुई उत्तराखंड के इन दर्रों की, और इनमें से देखिए सबसे किनारे पर स्थित है लिपुलेख। यहाँ पर नेपाल की सीमा है, इधर तिब्बत की सीमा और इधर भारत की सीमा है। तीनों देशों की जहां पर सीमाएं मिल रही हैं, तीनों की सीमाएं जहां पर मिल रही हैं, वहां पर कौन सा दर्रा है? लिपुलेख। तो लिपुलेख के लिए एक विशेष बात लिख लीजिए। लिखिए, भारत नेपाल, भारत नेपाल व तिब्बत की सीमाएं जहां मिलती हैं, भारत नेपाल व तिब्बत की सीमाएं जहां मिलती हैं, वहां लिपुलेख दर्रा स्थित है। भारत नेपाल व तिब्बत की सीमाएं जहां मिलती हैं, वहां लिपुलेख दर्रा स्थित है। तो देखिए, अब तक की स्थिति में हमने कश्मीर में देखे बुर्जिल, जोजिला और पेंसिला, हिमाचल प्रदेश में देखे बारालाचा और सिपकिला, और उत्तराखंड में देखे थागा, माना, नीति और लिपुलेख। इसके बाद में चलेंगे तो ये सारा क्षेत्र है नेपाल का, और उसके आगे चलेंगे तो यहाँ पर सिक्किम में आपको 2 दर्रे मिलेंगे, एक नाथुला और दूसरा जेलेपला। नाथुला और जेलेपला के संदर्भ में कुछ बातें आ सकती हैं। सिक्किम से आप तिब्बत और चीन की तरफ जाना चाहते हैं तो नाथुला दर्रा है, और ये भारत के रूप में एक प्राचीन व्यापारिक मार्ग के रूप में जाना जाता है, जिससे रेशम का व्यापार भी होता था। नाथुला दर्रे को भारत चीन के युद्ध के बाद में बंद कर दिया गया था, लेकिन वर्तमान में ये व्यापार हेतु वापस खोल दिया गया, अब ये खुला है। ये स्थिति आपको नाथुला के बारे में मिलती है। तो अगले दर्रे हमें सिक्किम के लिखने हैं, और सिक्किम के दर्रों में पहला लिखिए नाथुला। लिखिए नाथुला, और इसके सामने लिखिए ये सिक्किम को, सिक्किम को तिब्बत व चीन से जोड़ता है। सिक्किम को तिब्बत व चीन से जोड़ता है। अगला बिंदु लिखिए इसी के बारे में, यह है भारत व चीन के बीच, भारत व चीन के बीच प्राचीन व्यापारिक मार्ग है, प्राचीन व्यापारिक मार्ग है। अगला बिंदु,
1962 के भारत चीन युद्ध के पश्चात 1962 के भारत चीन युद्ध के पश्चात इसे बंद कर दिया गया था। इसे बंद कर दिया गया था तथा 2003 में इसे पुनः खोलने का 2003 में इसे पुनः खोलने का समझौता हुआ। 2003 में इसे पुनः खोलने का समझौता हुआ एवं 2006 में इसे व्यापार हेतु खोल दिया गया। 2006 में इसे व्यापार हेतु खोल दिया गया। 2006 में इसे व्यापार हेतु खोल दिया गया। ये स्थिति है नाथुला की। नाथुला से थोड़ा पूर्व में चलेंगे तो यहाँ पर जेलेपला दर्रा है और देखिए सिक्किम से आप जेलेपला को पार करेंगे तो यहाँ पर एक नदी बहती है जिसका नाम है चुम्बी। तो चुम्बी नदी की घाटी की ओर से हमें कौन सा दर्रा जोड़ता है? यहाँ पर भूटान है, यहाँ पर चीन या तिब्बत का क्षेत्र है, ये सिक्किम है, तीनों देशों की सीमाएं यहाँ पर मिल रही है। इस एरिया में खुलता है कौन सा दर्रा? जेलेपला। जेलेपला को पार करेंगे तो यहाँ पर इस एरिया में डोकलाम नामक क्षेत्र स्थित है और डोकलाम को लेकर भारत और चीन के बीच में विवाद की स्थिति रहती है। तो ये डोकलाम भी आपको जेलेपला दर्रे के पास में मिलेगा। यहाँ पर सिक्किम से चुम्बी घाटी की ओर हम चलेंगे तब हमें कौन से दर्रे को पार करना है? जेलेपला। तो लिखिए नेक्स्ट जेलेपला। जेलेपला के सामने लिखिए सिक्किम को चुम्बी घाटी से जोड़ता है। सिक्किम को चुम्बी घाटी से जोड़ता है। आगे लिखिए इसी दर्रे के निकट डोकलाम स्थित है। इसी दर्रे के निकट डोकलाम स्थित है जिसे लेकर भारत व चीन के बीच विवाद की स्थिति है। भारत व चीन के बीच विवाद की स्थिति है। तो ये सिक्किम के दो दर्रों की बात हुई, नाथुला और जेलेपला। इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पर भूटान आया और भूटान से आगे चलेंगे तो ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में बुमला, बोमडीला और यांगयाप ये महत्वपूर्ण दर्रे हैं। अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत या चीन की तरफ जाने के लिए बुमला, बोमडीला, यांगयाप इन दर्रों को आप देख सकते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं। एक साथ ही नाम लिख लीजिए अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। और अरुणाचल प्रदेश के दर्रों में पहला नाम लिखिए बुमला। नेक्स्ट लिखिए बोमडीला। बुमला, नेक्स्ट लिखिए बोमडीला और अगला लिखिए यांगयाप। बुमला, बोमडीला और नेक्स्ट यांगयाप। तीनों के सामने लिखिए अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत व चीन से जोड़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत या हम कह दें चीन से जोड़ते हैं। तो ये सारे दर्रे आपने देखे महान हिमालय क्षेत्र के। महान हिमालय के क्षेत्र के दर्रों में जम्मू कश्मीर में हमने देखे बुर्जिल, जोजिला और पेंसिला। हिमाचल प्रदेश में देखा बारालाचा और सिपकिला। उत्तराखंड में हमने बात की थागा, माना,
नीति और लिपुलेखला। सिक्किम में हमने देखा नाथुला और जेलेपला, और अरुणाचल प्रदेश में हमने देखे बोमला, बोमडीला और यांग्याप। ये महान हिमालय श्रेणी के कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं। इनमें से कुछ दर्रों का प्रश्न परीक्षा में आपको ज्यादा पूछा जाता है, और उनमें जैसे जम्मू कश्मीर में से जोजिला का प्रश्न काफी बार होता है कि जोजिला कौन से स्थानों को जोड़ता है, तो श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिपकिला का प्रश्न कई बार पूछा जाता है, ये तिब्बत से जोड़ने का काम करता है हिमाचल प्रदेश को, और सतलज नदी इसी दर्रे से होकर प्रवेश करती है। इसके अलावा यहाँ पर उत्तराखंड में माना दर्रे का कई बार प्रश्न होता है। यहाँ पर जो विवादास्पद स्थिति है नेपाल भारत के बीच में, उसके संदर्भ में लिपुलेख दर्रे का प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। नाथुला यहाँ पर परीक्षाओं में काफी बार पूछा जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं जिनका प्रश्न परीक्षा में काफी बार आपको देखने को मिलता है। सामान्यतः हिमालय श्रेणी से आपको किसी पर्वत चोटी का प्रश्न, दर्रे का प्रश्न या ग्लेशियर का प्रश्न पूछा जाता है। पहले हमने पर्वत चोटियों की बात की, जिसमें नंगा चोटी, एवरेस्ट, नंदा देवी, कंचनजंगा, नामचा बरवा, इनकी हमने ऊंचाइयों के साथ में बात की, और उसके बाद में हमने हिमालय के यहाँ पर महान हिमालय श्रेणी के कुछ महत्वपूर्ण दर्रे देखे। इसके अलावा आपको महान हिमालय श्रेणी में कुछ ग्लेशियर, जैसे ट्रांस हिमालय में भी हमने कुछ ग्लेशियर देखे, वैसे आपको महान हिमालय श्रेणी में भी कुछ ग्लेशियर देखने को मिल सकते हैं। कौन कौन से मुख्य ग्लेशियर हैं वो देखिए। यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको नाम ध्यान में नहीं रखने हैं। महान हिमालय श्रेणी के मुख्य ग्लेशियर में देखें तो उत्तराखंड में यहाँ पर महान हिमालय श्रेणी में देखिए ये ग्लेशियर है गंगोत्री, जहां से गंगा नदी का उद्गम होता है। आगे चलेंगे तो ये है पिंडारी ग्लेशियर, जहां से पिंडार नदी निकलती है। इसके आगे चलेंगे तो ये है मिलाम ग्लेशियर, जहां पर शारदा या काली नदी निकलती है। और उसके आगे चलें तो सिक्किम में आपको मिल रहा है कौन सा, ये जेमू ग्लेशियर। इन 3-4 के नाम पूछ लिए जाते हैं। ये महान हिमालय श्रेणी में स्थित है, और कौन से राज्य में है, तो अधिकतर आपको यहाँ पर उत्तराखंड में मिल रहे हैं, और जेमू आपको मिल रहा है किसमें, सिक्किम में। तो 3-4 मुख्य नाम आपको ध्यान में रखने हैं ग्लेशियर के संदर्भ में। उत्तराखंड में याद रखना है कौन सा, गंगोत्री, पिंडारी, मिलाम, और सिक्किम की हम बात करें तो वहां पर ध्यान में रखना है कौन सा, जेमू। ये मुख्य ग्लेशियर हैं या हिमानियां हैं जो आपको महान हिमालय श्रेणी में मिलती हैं। लिखिए अगला बिंदु, महान हिमालय के प्रमुख ग्लेशियर। महान हिमालय के प्रमुख ग्लेशियर। सबसे पहला नाम लिखिए गंगोत्री, और इसके सामने लिखिए उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है, जहां से गंगा नदी का उद्गम होता है। उत्तराखंड में स्थित है जहां से गंगा नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट लिखिए पिंडारी, पिंडारी, और इसके सामने भी लिखिए उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है, जहां से पिंडार नदी का, जहां से पिंडार नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट लिखिए मिलाम, मिलाम, और इसके सामने लिखिए उत्तराखंड व नेपाल की सीमा पर स्थित है, उत्तराखंड व नेपाल की सीमा पर स्थित है, जहां से काली नदी का उद्गम होता है। उत्तराखंड व नेपाल की सीमा पर स्थित है, जहां से काली नदी का उद्गम होता है। काली या शारदा नदी का उद्गम यहां से होता है। इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पर नेपाल है जिसमें कई ग्लेशियर है, लेकिन भारत के ग्लेशियर में देखा जाए तो आगे यहाँ पर सिक्किम में मिलता है कौन सा, जेमू। नेक्स्ट अगला ग्लेशियर लिखिए जेमू, जेमू, और इसके सामने राज्य लिखिए सिक्किम। जेमू कौन से राज्य में है, सिक्किम में।
तो देखिए, आज की इस परिचर्चा में हमने उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है, जिसमें हमने ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वांचल की पहाड़ियों की बात करनी थी। पिछली क्लास में हमने ट्रांस हिमालय की बात की थी और इस क्लास में हमने हिमालय की बात की। हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई। तो हिमालय टेथिस सागर के स्थान पर बना है। टेथिस सागर के अवसाद वलित होकर ऊपर उठे, उनसे हिमालय बना है और उत्थान की प्रक्रिया 3 बार में हुई, जिसके कारण हिमालय की 3 श्रेणियां बनी, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। ये काम पिछले 7 करोड़ वर्षों में हुआ है, जिसको हम टर्शियरी काल या तृतीय काल कहते हैं। इसलिए हिमालय विश्व का सबसे नया पर्वत है, जिसमें वर्तमान में भी उत्थान हो रहा है और वलन या मोड़ पड़ने से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो एक प्रकार का वलित पर्वत है। अब जो 3 पर्वत श्रेणियां बनी, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, उनमें से सबसे उत्तर में जो सबसे पहली पर्वत श्रेणी बनी वो थी महान हिमालय। आज की क्लास में हमने महान हिमालय के बारे में जानकारी ली है कि उसका विस्तार कहां से कहां तक है। उसकी 6000 मीटर से भी अधिक औसत ऊंचाई है। 7000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली उसमें हमने कई पर्वत चोटियां देखी। हमने महान हिमालय के कुछ दर्रों की बात की और इसके अलावा हमने महान हिमालय के यहाँ पर कुछ ग्लेशियर की बात की है। इसके अलावा लघु हिमालय और शिवालिक जो श्रेणियां हैं हिमालय में जो बची हुई हैं, उनकी बात हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।